हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर। तो हम लोग बात कर रहे थे न्यूटन्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ पे, ठीक है। और मुझे लगता है कि आज तक इन दोनों लॉ को जो देखने का आपका नज़रिया होगा वो इस दोनों लेक्चर के बाद काफ़ी चेंज हुआ होगा, है ना। जो पर्सपेक्टिव था, आज तक आपने न्यूटन्स के लॉज को जैसे देखा था उसको देखने का नज़रिया ज़रूर बदला होगा, है ना। हम जल्दी से लास्ट दो क्लास की बातों को समराइज़ करते हैं और फिर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। और फिर हम लोग बेसिक फोर्सेस के बारे में समझेंगे, जिन फोर्सेस से हमको डील करना है अपने मैकेनिक्स में, है ना। और फिर हम न्यूटन्स के लॉ को अप्लाई करना सीखेंगे, जिससे कि ज़्यादातर सवाल आते हैं। बट उन चीज़ों को अप्लाई करने का असली मज़ा आपको तभी आएगा जब आपका सारा बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। तो इसीलिए हमने इतना मेहनत करा था अपने पहले दो क्लासेस पे, ठीक है। तो जल्दी से समराइज करते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या बताता, जल्दी से बताओ। तो फर्स्ट लॉ बेसिकली इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन करता है ना। बेसिकली डिफाइंस इनर्शियल फ्रेम, है ना। फर्स्ट लॉ क्या करता है? इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन करता है। फिर हम ये भी सीखे कि आइडियल इनर्शियल फ्रेम को फाइंड कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इनर्शियल फ्रेम एक आइडियल कॉन्सेप्ट है ना। बट जो थीम था फर्स्ट लॉ का, या जो इनर्शियल फ्रेम का थीम था कि फ्रेम शुड नॉट बी द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। फ्रेम शुड नॉट बी द कॉज ऑफ एक्सेलेशन। हमको एक ऐसा फ्रेम ढूंढना है जो कि खुद में एक्सेलेशन का कॉज नहीं हो, है ना। तो जो बेसिक थीम था वो क्या था? फ्रेम शुड नॉट बी द कॉज ऑफ एक्सेलेशन। फिर हम आपको बताए कि जो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम अर्थ के सरफेस को इनर्शियल फ्रेम ले सकते हैं। ऑल्दो अर्थ सरफेस इज नॉट अ परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम। अर्थ सरफेस एक परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, है ना। अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है और वो सूरज के चारों तरफ घूम रहा है। इसके कारण एक एक्सेलेरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। उसकी बात करेंगे हम लोग जब सर्कुलर मोशन में होंगे। तो फिर इसीलिए हम आपको भी बता दे रहे हैं, ताकि जब हम सर्कुलर मोशन में आपको समझाएं कि अर्थ के सरफेस का एक्सेलेरेशन होता है, तो आप ये मत बोलना कि आप कभी कुछ और बताते हो, कभी कुछ और बताते हो। इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि अर्थ सरफेस एक परफेक्ट, एक आइडियल इनर्शियल फ्रेम नहीं है। लेकिन इस एक्सेलेरेशन के कारण, जो अर्थ के रोटेशन के कारण जो एक्सेलेरेशन होता है वो 0.0001 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ऑर्डर का, है ना। जिसको आपका जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, उसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे जो फ्रेम के एक्सेलेरेशन का इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है हमारे पर्पसेस के लिए, जब तक कि हम कोई बिल्कुल फाइन एक्सपेरिमेंट ना कर रहे हो, है ना। तो हम लोग क्या लेके चलेंगे? अर्थ सरफेस कैन बी ट्रीटेड एज अर्थ सरफेस को हम लोग इनर्शियल फ्रेम लेके चल सकते हैं, ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ आवर पर्पस। उसके बाद जो भी ऑब्जर्वर या फ्रेम अर्थ से अटैच्ड होगा, यानी अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा, या अर्थ के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, वो भी इनर्शियल फ्रेम होगा, वो भी इनर्शियल फ्रेम होगा, है ना। फ्रेम फिक्स टू अर्थ और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी with respect to earth
कैन ऑल्सो बी विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज इनर्शियल फ्रेम। उसको भी हम लोग क्या लेके चलेंगे, इनर्शियल फ्रेम लेके चलेंगे। और ये जो सेकेंड लॉ है, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है ना, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये कंडीशनल लॉ है, ये हर जगह वैलिड नहीं है, ये एक स्पेशल डिफरेंस फ्रेम में वैलिड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शियल डिफरेंस फ्रेम। और वो कौन डिफाइन करता है, फर्स्ट लॉ, है ना। तो इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, है ना, लिख लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम, और ये इनर्शियल फ्रेम डिफाइन कैसे होता है, फर्स्ट लॉ से, डिफाइन बाय फर्स्ट लॉ। तो आई होप अब आप इन चीज़ों को अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि फर्स्ट लॉ बेसिकली सेकंड लॉ से डिराइव नहीं किया गया है कि फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। फर्स्ट लॉ बेसिकली आपको एक फ्रेम डिफाइन करके देता है, इनर्शियल फ्रेम के बारे में बताता है, जिसमें सेकंड लॉ वैलिड है, क्योंकि सेकंड लॉ जो है आपका वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है। पक्का? तो जल्दी से इन सारी बातों को नोट डाउन करो, कहीं कोई डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स के थर्ड लॉ की, जो कि देखने में सबसे आसान और शायद सबसे मिस इंटरप्रिटेड लॉ है। इसका सबसे जो आप लोगों को इसका जो इंटरप्रिटेशन है सबसे गलत इसी लॉ का पता है ना, देखने में पर सबसे आसान। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये लॉ गलत नहीं है, फिर से हम वही बात बोल रहे हैं। इस लॉ को देने वाला आदमी शायद अभी तक पैदा हुआ सबसे जीनियस आदमी में से एक, ठीक है। तो उसने लॉ दिया भी उन लोगों के लिए जो फिजिक्स पढ़ने वाले थे, और पहले फिजिक्स ऐसे हर कोई नहीं पढ़ता था जैसे आज का ज़माना है ना, इंजीनियरिंग करना है तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। तब सिर्फ इंटेलिजेंट लोग फिजिक्स पढ़ते थे। तो उन्होंने ये लॉ दिया ही किसके लिए था, इंटेलिजेंट लोगों के लिए, आप जैसे हम जैसे गधों के लिए, है ना। तो इस लॉ का जो एक सिंपल इंटरप्रिटेशन है जो 6 किताबों में दिया हुआ है, हम उस पर बात करते हैं, है ना। हम इस लॉ को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस लॉ को हम लोग जो इंटरप्रेट करेंगे, हम लोग जो इसका वर्जन याद रखेंगे, वो लिखिए। इफ body A applies a force FBA, पहले लिखो फिर हम सबको समझाएंगे। on body B, then B also applies a force of same magnitude but opposite direction on A, अभी भी ये पूरा नहीं हुआ, ठीक है। हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि A अगर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है B पे, A कितना फोर्स लगा रहा है, FBA। इसको रीड करने का तरीका है फोर्स ऑन B बाय A।
फोर्स ऑन बी बाय ए, इसलिए हम स्लैश लगा दिए ताकि आपको याद भी रह जाए, बाय, है ना, फोर्स ऑन बी बाय ए, तो दिक्कत पक्का। तो बी भी ए पे फोर्स लगाता है जिसका मैग्नीट्यूड यही होगा, बस डायरेक्शन उल्टा होगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, फोर्स ऑन बी बाय ए इज बेसिकली निगेटिव ऑफ फोर्स ऑन ए बाय बी। ठीक है, दो वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन उल्टा हो तो वो दोनों एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर कहलाते हैं मैथमेटिकली। तो अगर B ने A पे जो भी फोर्स लगाया, A B पे उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, पक्का। इस दोनों फोर्स को हम लोग एक्शन रिएक्शन ना बोल के बोलेंगे थर्ड लॉ पेयर। क्या बोलेंगे? थर्ड लॉ पेयर, थर्ड लॉ पेयर। जो फोर्स ए पे लग रहा है और जो फोर्स बी पे लग रहा है उसको एक्शन रिएक्शन ना बोल के क्या बोलेंगे? थर्ड लॉ पेयर। अब आप बोलोगे कि सर आप न्यूटन से ज्यादा होशियार, उन्होंने एक्शन रिएक्शन बोला और आप बोलते हो हम थर्ड लॉ पेयर बोलेंगे। बिल्कुल नहीं, हम नहीं बोल रहे। बहुत सारी अच्छी किताबें ये बात बोलती हैं और ऐसा बोलने के पीछे मेरा एक लॉजिक है, ध्यान से सुनो। न्यूटन साहब ने ये लॉ समझदार लोगों के लिए दिया, हम आप जैसे गधों के लिए नहीं। मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूं, है ना। तो हम जैसे आप जैसे लोग जो कि थोड़े से कम समझदार हो, उनके लिए एक्शन रिएक्शन पेयर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये जो एक्शन रिएक्शन वर्ड है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग के दिमाग में आज तक एक ही चीज चला है और होता भी है। डे टू डे लाइफ में क्या होता है? पहले एक्शन होता है फिर रिएक्शन होता है। अरे जैसे आज आप अच्छे से पढ़ोगे तो 1 साल बाद या 2 साल बाद आपका जेई में सिलेक्शन होगा। ऐसा थोड़े कि आज आपने अच्छे से पढ़ा और अभी आपका सिलेक्शन हो गया, है ना। तो एक्शन क्या है? आपका पढ़ना। रिएक्शन क्या है? आपका सिलेक्शन, है कि नहीं? तो इससे क्या लगता है कि पहले एक्शन होता होगा फिर रिएक्शन होता है। ये कंफ्यूजन होता है। जबकि हम आपको बताना चाहते हैं कि जब ए ने बी पे फोर्स लगाया, बी ने उसी टाइम ए पे फोर्स लगाया। इस दोनों फोर्स में कोई डिले नहीं होता, नैनो सेकेंड का भी डिले नहीं होता है। इसीलिए एक्शन रिएक्शन वर्ड से ज्यादा बेटर कौन सा है? थर्ड लॉ पेयर। थर्ड लॉ पेयर बोलने का मतलब इस पे लगा, इस पे लगा, है ना, एक साथ लगा। पक्का? तो ये भी लिख लो पॉइंट डाल के। ये जो दोनों फोर्स हैं, एक ए पे लगने वाला और एक बी पे लगने वाला, ये क्या है? दीज फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली। बिल्कुल एक साथ लगता है। ठीक है, हम आपके गाल पे खींच के एक चाटा मारते हैं, जितना चोट आपके गाल को लगता है उतना ही चोट मेरे हाथ को लगता है और एक साथ लगता है। ठीक है, आप बोलोगे सर पर हाथ वाले को तो ज्यादा पंगा नहीं, क्योंकि आपके गाल में जो सेंसरी नर्व्स हैं वो ज्यादा होते हैं, है ना, इसलिए दर्द आपको ज्यादा होता है। हाथ में सेंसरी नर्व्स कम हैं, है ना, उनका एंड आपके इसके इस सरफेस पे नहीं है, इसलिए कम पता चलता है। बट चोट दोनों को लगता है और बराबर लगता है और एक साथ लगता है। ऐसा नहीं कि पहले गाल को लगा फिर गाल को गुस्सा आया तो हाथ को लगा, बिल्कुल नहीं, है ना। इसीलिए ये जो वर्ड है एक्शन रिएक्शन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। आपके दिमाग में आता है कि पहले एक्शन हुआ होगा फिर रिएक्शन। इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? थर्ड लॉ पेयर। क्या यूज करेंगे? थर्ड लॉ पेयर। कोई दिक्कत? तो ए ने बी पे जितना फोर्स लगाया, बी ने ए पे उतना ही फोर्स लगाया, सेम मैग्नीट्यूड का, बस डायरेक्शन क्या था? ऑपोजिट। डायरेक्शन क्या था? ऑपोजिट। पक्का? अभी और कुछ पॉइंट हैं, उन सारे पॉइंट को लिखना है। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करके इसको नोट डाउन करो पहले।
तो देखिए ए पे फोर्स लगा रहा है कौन, बी, और बी पे फोर्स लगा रहा है कौन, ए। कोई दिक्कत? ध्यान से देखना। अभी मैथमेटिकली हम बता चुके हैं कि फोर्स जो ए पे है वो मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज यहां पे, एक और रेस्ट्रिक्शन आपको याद रखना है कि दोनों फोर्स सेम लाइन के अलोंग लगते हैं। अब बोलोगे सर इक्वल एंड अपोजिट हैं तो सेम लाइन के अलोंग होंगे, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हम ऐसे बना दें, ए और बी, ए पे फोर्स ऐसे लग रहा हो और बी पे ऐसे लग रहा हो। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड अभी भी बराबर है, डायरेक्शन अभी भी अपोजिट है, अरे है ना, दोनों फोर्स एक दूसरे का निगेटिव है, लेकिन ये थर्ड लॉ पेयर नहीं है। दे मस्ट एक्ट अलोंग सेम लाइन, दे मस्ट एक्ट अलोंग सेम लाइन। लिख लो, दे मस्ट एक्ट अलोंग सेम लाइन, यानी जो थर्ड लॉ पेयर होगा वो एक ही लाइन के अलोंग लगेगा। ठीक है, थर्ड लॉ पेयर वाले जो फोर्सेस होंगे वो एक ही लाइन के अलोंग लगेंगे। कोई दिक्कत? तो क्या क्या पॉइंट आपके समझ में आया? एक्शन रिएक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, इसलिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, थर्ड लॉ पेयर। ए बी पे फोर्स लगाता है तो उसका थर्ड लॉ पेयर बी ए पे लगाता है, बी ए पे लगाता है, तो कभी भी थर्ड लॉ पेयर एक ही ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करेगा, वो हमेशा दो पे काम करेगा। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट क्या था, इफ ए अप्लाइज फोर्स समथिंग ऑन बी देन बी अप्लाइज फोर्स समथिंग ऑन ए। बात समझ में आया? तो ये भी लिख लो, they acts on two different bodies, वो दो अलग अलग बॉडीज पे लगेंगे। थर्ड लॉ पेयर कभी भी एक ही बॉडी पे नहीं लग सकता है, एक्शन भी उसी पे रिएक्शन भी उसी पे पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछा जाए कि पहले एक्शन होगा कि पहले रिएक्शन होगा, साथ में साइमल्टेनियसली, इसीलिए एक्शन रिएक्शन वर्ड बोलना ही हम लोग साइड रखेंगे, है ना, बच के, ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो। कोई दिक्कत? पक्का? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम नेचर, एक्शन एंड रिएक्शन विल हैव सेम नेचर। सेम नेचर का क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि mg का फोर्स है ना, वेट, अगर एक्शन mg है तो रिएक्शन भी mg होगा। अभी बात करेंगे सब पे, उसके लिए परेशान नहीं होना, है ना। एक्शन टेंशन है तो रिएक्शन टेंशन होगा, एक्शन नॉर्मल है तो रिएक्शन नॉर्मल होगा, एक्शन फ्रिक्शन है तो रिएक्शन फ्रिक्शन, एक्शन स्प्रिंग फोर्स तो रिएक्शन स्प्रिंग फोर्स। वेट का रिएक्शन कभी भी फ्रिक्शन नहीं होगा, टेंशन का रिएक्शन कभी भी नॉर्मल नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा, है ना। तो जो थर्ड लॉ पेयर के फोर्सेस होंगे दे विल बी ऑफ सेम नेचर। पक्का? लिख लो अपने लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, फारसी, बंगाली, गुजराती, जो भी आता है ना, कि mg का रिएक्शन क्या होगा, mg, टेंशन का टेंशन, लिख लेना, एरो बना के मत छोड़ देना मेरी तरह। नॉर्मल का नॉर्मल, स्प्रिंग का स्प्रिंग, फ्रिक्शन का फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लिए हम यूज करते हैं म्यू एन, ठीक है, आगे पता चलेगा, सब पे बात करेंगे हम लोग, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। पक्का? तो मोर और लेस अब जाके थर्ड लॉ
का जो सारा बात है, जो सारा कहानी है, वो समराइज होता है ना। देखने में कितना छोटा था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन, खत्म। बट उसमें इतनी सारी बातें छुपी हुई थी, है ना, उसमें ये सारी बातें छुपी हुई थी। क्या क्या था बात, जल्दी से रिवाइज करते हैं। थर्ड लॉ पेयर हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेगा, ये नहीं कि एक पे ही एक्शन रिएक्शन दोनों। एक्शन रिएक्शन वर्ड हम लोग नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, लगता है पहले एक्शन फिर रिएक्शन, जबकि थर्ड लॉ पेयर के दोनों फोर्सेस बिल्कुल एक साथ लगेंगे, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली कोई दिक्कत, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, दैट डजंट मीन कि जो फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट है वो एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। ध्यान से सुनना, जो थर्ड लॉ पेयर है वो मैग्नीट्यूड में सेम होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा, बट हर वो फोर्स जो मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है वो थर्ड लॉ पेयर नहीं बनाएगा। ये समझो, ये रेस्ट्रिक्शन याद रखना। रेस्ट्रिक्शन क्या, एक क्राइटेरिया है ना। अरे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। एवरी स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल बट एवरी क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर। अंतर समझ में आ रहा है। उसी तरह जो थर्ड लॉ पेयर के फोर्सेस होंगे दे विल एक्ट अलोंग सेम लाइन। सिर्फ इक्वल एंड अपोजिट से काम नहीं चलेगा, दे मस्ट एक्ट अलोंग सेम लाइन। सेम लाइन के अलोंग वो एक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। नेचर सेम होगा, टेंशन का रिएक्शन टेंशन, टेंशन का थर्ड लॉ पेयर टेंशन, mg का थर्ड लॉ पेयर mg, नॉर्मल का थर्ड लॉ पेयर नॉर्मल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? क्लासिकल मैकेनिक्स में ये यूनिवर्सल लॉ है ना, इट इज यूनिवर्सल लॉ इन क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। रिलेटिविटी की बात पे नहीं जा रहे हैं, तो ये यूनिवर्सल लॉ है, हर जगह वैलिड है ना। आप ये भी बोल सकते हो कि ये क्लासिकल फिजिक्स में वैलिड है, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी इसका एक वर्जन काम में यूज में आता है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं आता है, एग्जैक्टली ऐसे थोड़ा सा गलत हो जाता है, लेकिन थर्ड लॉ का एक इम्प्रूव्ड वर्जन वहाँ पे काम करता है। कहाँ पे? क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बात करेंगे, ठीक है, जब 12th की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं। बट अभी आप क्लासिकल मैकेनिक्स में बिल्कुल ये वैलिड है, हर जगह वैलिड है, यूनिवर्सल लॉ। जैसे आपका सेकंड लॉ कैसा था? कंडीशनल। ये कंडीशनल नहीं है, ये हमेशा वैलिड है ना, पक्का। तो ये सारी बातों को जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है, जल्दी से। तो अब हम लोग धीरे धीरे न्यूटन्स लॉ के एप्लीकेशन की तरफ चल रहे हैं, न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट की तरफ चल रहे हैं, है ना। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है कि नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल या बॉडी, अभी हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, है ना। पार्टिकल क्या होता है काइनेमेटिक्स में बता चुके हैं, ठीक है। हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे भी जाएंगे, जब सेंटर ऑफ मास रिजिड बॉडी जो स्टार्ट होगा बेसिकली, वहाँ से सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे जाएंगे जहाँ एक से ज़्यादा पार्टिकल हो, ठीक है। तो वहाँ का इसी का थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन होगा, बट बेसिक्स यही होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं पार्टिकल की। किसकी बात कर रहे हैं? पार्टिकल की। तो नेट फोर्स इन अ पार्टिकल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब उस पार्टिकल पे लगने वाला सारा फोर्स का जो सम होगा, वेक्टर सम होगा, दैट कैन बी इक्वेटेड टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फिर हम बार बार बोल रहे थे कि फोर्स के कारण एक्सीलरेशन होता है। किसके कारण? फोर्स। तो फोर्स इज द कॉज एंड एक्सीलरेशन इज द इफेक्ट। इसलिए हम हमेशा कोशिश करेंगे, हम हमेशा इक्वेशन ऐसे ही लिखेंगे, सारा कॉज एक तरफ और उसका इफेक्ट मास इनटू एक्सीलरेशन एक तरफ। ये मास इनटू एक्सीलरेशन, ये फोर्स है क्या? फोर्स है क्या? ma फोर्स है? ma फोर्स है? नहीं, ma इज नॉट द फोर्स, ये इफेक्ट है आपके फोर्स का। क्या है? इफेक्ट। ma इज नॉट द फोर्स, ये याद रखिएगा, ma इज नॉट द फोर्स। तो अच्छा,
किसी बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्स की जानकारी चाहिए होगी। इसी क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि नहीं? अरे नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो पहले ये तो समझने की कोशिश करें कि कौन कौन सा फोर्स लग सकता है ना, किन किन फोर्सेस को हमें इनकाउंटर करना है, किन किन फोर्सेस से हमें लड़ना है ना। तो उसमें सबसे पहले फोर्स आएगा दैट इज mg, वेट। इसी को क्या बोलते हैं? वेट। वेट इज फोर्स। समझ में आए? पक्का? बात करते हैं इस पे अच्छे से। यहां पे g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, हम लोग ये टर्म यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हाँ ठीक है, किताब में लिखा हुआ चलेगा, है ना, बट ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर आप बोलोगे कि सर ये एक्सेलरेशन इनटू मास, आप बोल रहे हो फोर्स नहीं है, और ये एक्सेलरेशन इनटू मास फोर्स हो गया। वाह, कभी कुछ कभी कुछ। बिल्कुल नहीं, ये किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म नोटेशन है, अभी उस पर आ रहे हैं, और वही रियलिटी है ना। तो जी को आप लोग अगर एक नाम देना चाहते हो तो बोल सकते हो फ्री फॉल एक्सेलरेशन। ये टर्म हम बार बार यूज कर रहे थे, है ना, काइनेमेटिक्स में। फ्री फॉल मतलब किसी चीज को छोड़ देंगे और उस पर एकमात्र फोर्स ग्रेविटी का लग रहा होगा। किसका? ग्रेविटी का। तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज फ्री फॉल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको बोल सकते हो फ्री फॉल एक्सेलरेशन। वैल्यू क्या आता है, कैसे होता है, उस पर बाद में आते हैं। ठीक है, पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फोर्स है mg, आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहीं पढ़ लिया होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत जानकारी होगी कि mg फोर्स होता है, mg फोर्स होता है, mg फोर्स होता है। क्या होता है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे दिखाया जाता है, बोला जाता है कि ये फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। कहां लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड g इज द फ्री फॉल एक्सेलरेशन। g इज द फ्री फॉल एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू होता है 9.8 या अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हो SI में। ठीक है, होता है कि एक्चुअली में, ध्यान से देखो, ये आपका धरती माता है ना, आपकी धरती माता गोल होती है ना, फ्लैट नहीं है, गोल है। ठीक है, इनका कुछ मास है ना, me, मास ऑफ द अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ द अर्थ। कोई दिक्कत? यहां पे एक बॉडी रखा हुआ है धरती से 2 मीटर 5 मीटर 100 मीटर ऊपर, और अर्थ का रेडियस आपको पता होना चाहिए कितना होता है, किलोमीटर। किलोमीटर 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर ये धरती से 2 मीटर ऊपर है तो भी लगभग क्या हम 6400 किलोमीटर मान के चल सकते हैं। 10 मीटर ऊपर भी है तो भी, किलोमीटर नहीं, 10-20 मीटर ऊपर, तो क्या लगभग ये 6400 किलोमीटर माना जा सकता है, यानी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर माना जा सकता है। अब आप ही बताओ इस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स धरती माता लगा रही होंगी। मान लेते इसका मास m है, तो धरती माता इस पर कितना फोर्स लगा रही होंगी। तो आप बोलोगे जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा g me m बाय re का होल स्क्वायर होगा। re क्यों लिख रहे हैं? आप तो बोलोगे सर अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर है। अरे 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर, दिस कैन अप्रोक्सीमेटली ट्रीटेड एज कांस्टेंट, फिक्स नंबर है कि नहीं। वो वेरिएशन बहुत छोटा होगा, आप करके देख लेना, है ना। इसीलिए एग्जैक्टली तो जी का वैल्यू कांस्टेंट होता भी नहीं, वो तो आप सेंटर से जैसे ऊपर नीचे होते हो उसका वैल्यू चेंज होता है। हाँ, बट 10 मीटर 50 मीटर 100 मीटर के रेंज में आप उसको कांस्टेंट लेके चल सकते हो, है ना। 6400 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में 100 मीटर 150 मीटर का क्या डिफरेंस आएगा, आप इस फॉर्मूला में डाल के देख लेना खुद से। जी का वैल्यू हम आपको बता देते हैं, अर्थ का मास आपको मिल जाएगा, एचसी वर्मा में सारा डाटा दिया हुआ। ये जो फोर्स है जो धरती माता उस ऑब्जेक्ट पे लगा रही हैं, उस बॉडी पे लगा रही है, वही क्या है? वेट। वही क्या है? वेट। वेट इज बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्सपीरियंस्ड बाय अ पार्टिकल। एक पार्टिकल जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वही उसका वेट है। लिख लो अपने लैंग्वेज में, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पार्टिकल, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पार्टिकल। और ये फोर्स लगा कौन रहा है? बिकॉज ऑफ अर्थ। अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी पार्टिकल पे लगा रहे हैं,
उसी को एक स्पेशल नाम दिया जाता है वेट। क्या दिया जाता है? वेट। अब ध्यान से देखो, ये मेरा वेट है, यही जो मेरा फोर्स है यही क्या है? वेट। और इस चीज को, ये कांस्टेंट है, एक ध्यान से देखो, जी कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ ऑलमोस्ट कांस्टेंट, है ना। इक्वेटर पे थोड़ा सा बल्जिंग आउट है, ऊपर थोड़ा सा चिपटा हुआ, बट वो बहुत कम है, वो डिफरेंस आपके एक्सपेरिमेंट के लिए, आपके सवालों के लेवल से वो बहुत कम है, उसके कारण जो वेरिएशन आता है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? जी, ठीक है। क्या ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है? नहीं, क्योंकि फिर वही कंफ्यूजन आप बोलोगे, सर आप चिल्ला चिल्ला के बोलते हो मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स नहीं है, और मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स हो गया। अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये क्या है? दिस इज द शॉर्ट फॉर्म नोटेशन फॉर GME बाय R स्क्वायर। कोई दिक्कत? और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग सारा वैल्यू जब पुट करोगे तो लगभग कितना आता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम लोग तो अपने कैलकुलेशन में जब कुछ ना बोला गया हो तो 10 भी यूज कर लेते हैं, है ना। पक्का? पक्का समझ में आ रहा है? अच्छा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पे बॉडी है तो इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा? यहां ऐसे सेंटर की तरफ। थोड़ा सा इसको इधर खिसकाओ, थोड़ा सा, 1 मीटर खिसका रहा है। कितना खिसका रहा है? 1 मीटर। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा ही डायग्राम दिखेगा, है ना, है ना। मतलब यहां अगर हम बॉडी को बनाएं, अब इसको भूल जाते हैं, धरती माता को थोड़ा सा भूल जाते हैं, अपने पिक्चर में आ जाते हैं, अपना जो स्केल है, ठीक है। एक बॉडी यहां है तो इसके लिए सेंटर ऑफ अर्थ कहां होगा? नीचे। और दूसरा बॉडी अगर यहां है तो इसके लिए सेंटर ऑफ अर्थ थोड़ा तिरछा होगा? नहीं, बिल्कुल नीचे ही होगा। बात समझ में आ रही? अरे अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, आप यहां से 1 मीटर इधर उधर खिसकते हो, 10 मीटर इधर उधर खिसकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे आपको दिखता है कि यहाँ से जो आपका शहर का स्टेशन है, क्या दिखता है आपको? थोड़ा नीचे चला गया। धरती तो गोल है, वो आपसे थोड़ा दूर है, मतलब वो ऐसे हो जा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल फ्लैट दिखता है ना। बात समझ में आ रहा है कि ये रेडियस इतना बड़ा है ना, ये किलोमीटर 2 किलोमीटर तक तो आपको सीधा ही दिखता हो, है ना। तो मेरे लिए भी सेंटर नीचे, और यहां आने पे भी सेंटर नीचे, और यहां आने पे भी सेंटर नीचे ही है। बात समझ में आ रहा? पक्का। तो हमेशा किसी भी बॉडी पे जो उसका वेट यानी mg का जो फोर्स दिखाओगे वो कैसे दिखाओगे? वर्टिकली डाउनवर्ड। हमेशा कैसे दिखाएंगे? वर्टिकली डाउनवर्ड। ये बोलना y में दिखाएंगे, थप्पड़ मार देंगे। y हम अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं। पीछे का चैप्टर देखो, x और y डिसाइड करना ही तो प्रोजेक्टाइल मोशन था, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में सीखे क्या थे हम लोग? एक्सिस कैसे डिसाइड करते हैं। तो किसी भी बॉडी पे जो वेट दिखाएंगे वो किधर दिखाएंगे? वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई दिक्कत? अब जैसे ये मान लो एक इंक्लाइन पे रखा हुआ ब्लॉक है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एंगल थीटा है और ब्लॉक ऐसे रखा हुआ, बताओ इसका mg कैसे दिखाओगे? ट्राई करो जल्दी से, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो इसका mg दिखाएंगे हम वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे, ना कि ऐसे। समझ में आया? समझ में आया? पक्का? तो एक ब्लॉक ऐसे जमीन पे रखा हुआ है तो इसका mg कैसे दिखाओगे? mg फोर्स वेक्टर है ना, इसलिए एरो से दिखाते हैं। किधर की तरफ? नीचे की तरफ, ठीक है। पक्का? यही इंक्लाइन पे रखा हुआ है ऐसे, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर। समझ में आया? तो mg हमेशा कैसे दिखाना है? वर्टिकली डाउनवर्ड। mg में g क्या है? g क्या है? शॉर्ट फॉर्म नोटेशन ऑफ GME बाय R स्क्वायर, या इसको आप बोल सकते हो फ्री फॉल एक्सेलरेशन। फ्री फॉल एक्सेलरेशन, ये वो एक्सेलरेशन है जो किसी बॉडी को मिलता है कब? जब उस पर एकमात्र फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, मतलब उसको लेकर छोड़ दो
तो जो वो एक्सेलेरेशन वो बॉडी एक्सपीरियंस करेगा वो इसके बराबर होता है, इसलिए इसको फ्री फॉल एक्सेलेरेशन बोल सकते हो। अदरवाइज रियलिटी में क्या है, GME/r²। क्या ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है? नहीं। फिर आप बोलोगे कि सर अगर ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो ये एक्सेलेरेशन हो गया, ये मास हो गया, ma फोर्स हो गया, है ना? पक्का? तो जल्दी से नोट डाउन करो इन सारी बातों को। चलिए, तो जो दूसरा फोर्स विच वी हैव टू इनकाउंटर इन अवर कोर्स ऑफ मैकेनिक्स इज नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अगेन एक टर्म जो बार बार यूज हो जाता है, दैट कई किताबों में लिखा होता है, इसी फोर्स को बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या लिखा हुआ रहता है? नॉर्मल रिएक्शन। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उससे बचें, है ना? एक्शन रिएक्शन हमेशा पंगा क्रिएट कर रहा है, तो उससे बचें, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहला पॉइंट, इट ओनली एक्ट्स वेन एवर देर इज, लिखिए, इट ओनली एक्ट्स वेन एवर देर इज कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सर्फेसेस। इट ओनली एक्ट्स whenever there is contact between two surfaces। ब्रैकेट में लिख सकते हो सॉलिड सरफेस। जब सॉलिड सरफेस कांटेक्ट में होता है तो उनके बीच जो कांटेक्ट फोर्स होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल फोर्स, है ना? लिक्विड के केस में कुछ और नाम देते हैं, ठीक है? अभी उससे दूर रहते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं तो इट इज द फोर्स, इट ओनली कम्स इनटू पिक्चर व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट। जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होते हैं तभी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पिक्चर में आता है, ठीक है? जैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग है तो ये इस पे नॉर्मल या ये इस पे नॉर्मल नहीं लगा रहा होगा, लगा ही नहीं सकता। ये तभी लगा पाएगा जब ये दोनों सरफेस कॉन्टैक्ट में, ठीक है? अगला, इट ऑलवेज एक्ट्स perpendicular to the surfaces in contact। it always acts perpendicular to the surfaces in contact। जिन दो सरफेस के बीच में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं ये उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? परपेंडिकुलर, ठीक है? थोड़ा सा हम इसके डायरेक्शन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे एक स्टेप के बाद। जैसे मान लो दो सरफेस है, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, यहाँ टच हो रहा है। अब बोलोगे सर कैसे परपेंडिकुलर? दोनों तो कर्व सरफेस है। बिल्कुल जनरल केस की इसलिए हम बात कर रहे हैं, है ना? तो हम बोलेंगे कैसा करो, एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्या करो? कॉमन टेंजेंट। अभी ये मत बोलना टेंजेंट नहीं आता, 10वीं पास करके आओ ना, तो आपको टेंजेंट आना चाहिए। तो ये कॉमन टेंजेंट है ना? तो जो नॉर्मल फोर्स इस बॉडी पे लग रहा होगा या जो नॉर्मल फोर्स इस बॉडी पे लग रहा होगा वो इस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होगा। किधर लग रहा होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है? नॉर्मल इसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा। किस पे किधर लगेगा उसकी बात अभी करेंगे, आगे करें, ठीक है? पहले ये जान जाओ कि नॉर्मल का डायरेक्शन यही लाइन होगा। ये हो गया कॉमन टेंजेंट, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, ठीक है? दो बॉडी मान लेते हैं, एक ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, ठीक है? ये बना के रखना, इसी में एरो लगा देंगे, डायरेक्शन पता चल जाएगा, है ना? अब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि जब एक सरफेस स्मूथ हो, इसको स्मूथ बोल रहे, ठीक है? मतलब कोई शार्प एज नहीं है, और दूसरा सरफेस आपका शार्प एज वाला, दूसरा सरफेस कुछ ऐसा है, दूसरा जो कांटेक्ट पॉइंट है वो कुछ ऐसा है। मान लेते हैं कि ये कांटेक्ट बॉडी है और ये है, यहां पे कांटेक्ट। अब क्या करें सर? अब बताओ। वहां पे तो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, अगेन यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ध्यान से देखो। ये टेंजेंट होगा मेरा, अरे होगा। तो नॉर्मल का डायरेक्शन अगेन इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ठीक है? नॉर्मल जो आपका लग रहा होगा वो इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा होगा, ठीक?
एक और सिचुएशन हो सकता है जब आपका, आप बोलोगे अच्छा सर ऐसा सिचुएशन होता है, बिल्कुल होता है। जैसे हम दीवार के सहारे एक छड़ी को खड़ा कर देते हैं, स्टिक को, है ना, ध्यान से देखना, ये दीवार है और ये एक स्टिक है। तो देखो ये पॉइंट वाला सरफेस शार्प एज और ये दीवार वाला सरफेस कैसा है, फ्लैट, है ना। तो यहां पे नॉर्मल का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस लाइन के अलावा, अरे हो जाएगा पक्का। अब एक ऐसा सिचुएशन आएगा, ये आपका हो गया टेंजेंट, यहां पे कॉमन टेंजेंट की जरूरत नहीं है, इसमें आपको देखो पॉइंट का तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे, है ना। तो जो एक सिंगल टेंजेंट आ रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एक केस ऐसा भी हो सकता है जब आपका दोनों सरफेस कैसा हो, पॉइंटेड हो, कैसा हो, पॉइंटेड हो। तो क्या यहां पे नॉर्मल पता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट डायरेक्टली क्या नॉर्मल का डायरेक्शन बता सकते हैं, नहीं, नहीं बता सकते। तो क्या इस पे बात करेंगे हम लोग, बिल्कुल रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में डिटेल में बात करेंगे। इसी को बोलते हैं हिंज कांटेक्ट, क्या बोलते हैं, हिंज, ठीक है। तो अभी मेरे लिए नॉर्मल का डायरेक्शन क्या हो गया, अनडिटरमिन्ड, ठीक है। मतलब सिंपली आप डायग्राम से नहीं बता सकते, इसके लिए कुछ सिचुएशन आपको पता होना चाहिए, कुछ मैथमेटिकल कंडीशन की जानकारी होनी चाहिए, जिसको हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में बात करेंगे, है ना। यहाँ पे नॉर्मल कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो सिंगल टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो उसके परपेंडिकुलर, है ना। हर केस की बात फिर से करेंगे, अलग अलग करेंगे, परेशानी होना। और जब दोनों सरफेस पॉइंटेड हो तो, शार्प एज वाला हो तो अनडिटरमिन्ड, कोई दिक्कत। अच्छा नॉर्मल भी फोर्स तो उसका भी डायरेक्शन होना चाहिए। ये तो आप सिर्फ लाइन बता रहे हो कि इसके अलोंग है, इसके अलोंग इधर भी हो सकता है, इसके अलोंग इधर भी हो सकता है ना। तो अब उस पर बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट लिखो, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज ऑलवेज पुशिंग इन नेचर। ये हमेशा कैसा फोर्स होता है नेचर में, धक्का देने वाला फोर्स होता है। कभी भी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पुलिंग नहीं हो सकता है, समझ में आया। मतलब जैसे हम, मेरे दोनों हाथ के बीच में जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, तो ये हाथ इस हाथ को इधर पुश कर सकता है और ये हाथ इस हाथ को इधर पुश कर सकता है। तो इस पे जो नॉर्मल लग रहा है, इस पे वो इधर होगा और इस पे जो नॉर्मल लगेगा वो इधर होगा। क्यों, क्योंकि इस पे नॉर्मल कौन लगा रहा है, ये हाथ, तो वो किधर पुश कर सकता है, इधर पुश कर रहा है ना। और ये हाथ अगर इसको किधर पुश कर सकता है, इधर, इधर तो पुल करना होगा ना, पुल और पुश समझते हो ना, पुश पुल, ये चीज समझ में आना चाहिए, पक्का। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज ऑलवेज पुशिंग इन नेचर। अब मान लेते हैं ये मेरा बॉडी ए है और ये मेरा बॉडी बी, ठीक है। ए पे नॉर्मल कौन लगा रहा है, बी, तो बी ए को पुश कैसे कर सकता है, इधर, यानी ए पे जो नॉर्मल होगा, ए पे जो नॉर्मल होगा वो इधर होगा, नॉर्मल ऑन ए, ठीक है। और जो बी पे नॉर्मल होगा वो होगा इधर, है ना। इसीलिए हम ये डायग्राम बोल रहे थे, रखे रहना, समझ में आया, पक्का। उसी तरह इसको बोल लेते हैं ए, इसको बोल लेते हैं बी। तो बी ए पे जो नॉर्मल लगा रहा होगा इधर एन ए, और जो ए बी पे नॉर्मल लगा रहा होगा वो इधर एन बी। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो यहां तक की बातों को नोट डाउन करो। आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगले क्लास में हम लोग फिर नॉर्मल पे और बात करेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम की। तो एच सी वर्मा में से फ्री बॉडी डायग्राम एक बार आप देख के आ सकते हो, ठीक है। एच सी वर्मा में से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 5 में फ्री बॉडी डायग्राम देख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा फोर्सेस के बारे में और जानकारी आपको मिल जाएगी। चैप्टर 4 एच सी वर्मा में, चैप्टर 4 और नाम है उसका फोर्सेस, ठीक है, उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। बहुत डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा,
ठीक है, थैंक यू।